वेलकम टू यूट्यूब चैनल सीटीआई मास्टर। स्वागत है आप सभी का पीओटी की क्रैश कोर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे पीओटी की यूनिट नंबर 7 असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन टेस्ट एंड इवेल्युएशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मूल्यांकन एवं प्रमाणन परीक्षण एवं मूल्यांकन एवं इसका महत्व। पीओटी की क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम टोटल यूनिट नंबर 6 तक यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करते हुए करवा चुके हैं। वीडियोज नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज देख सकते हो। ये जो पीओटी का क्रैश कोर्स है, जो बच्चे सीटीआई कर रहे हैं, सीआईटीएस कर रहे हैं, उनके मेन सीबीडी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करते हुए वो क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी होगी और उस टॉपिक से रिलेटेड और भी एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली अटेंड कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है सीटीआई सीआईटीएस वाले बच्चों के लिए। तो आज यूनिट नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 7 के अंदर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका डिटेल स्टडी करेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सीटीआई मास्टर पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट। इनमें से कौन सा टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, विशेषता होती है। एक टेस्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर बी है रिलायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है ऑब्जेक्टिविटी। तो ये तीनों एक टेस्ट की क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। दिए गए ऑप्शन के अंदर से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। ट्रू एंड फॉल्स भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। मैचिंग ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट। कौन सा टेस्ट जिसको प्रैक्टिकल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर है परफॉर्मेंस टेस्ट, बी है इंटरव्यू, सी है कंप्लीशन टेस्ट, डी है सब्जेक्टिव टेस्ट। तो प्रैक्टिकल टेस्ट की हमने बात की, तो परफॉर्मेंस टेस्ट को क्या बोला जाता है, प्रैक्टिकल टेस्ट भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इंटरव्यू इज ए काइंड ऑफ। इंटरव्यू किस प्रकार का एक टेस्ट है। रिटन टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट, ओरल टेस्ट है। ऑप्शन नंबर डी, इंटरव्यू इज ए काइंड ऑफ ओरल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव शैक्षणिक उद्देश्य का जो टैक्सोनॉमी था, वर्गीकरण था, वो किसने दिया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है बेंजामिन ब्लूम, बी है इवान पावलोव, सी है जॉन फ्रेडरिच, डी है बीएफ स्किनर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन ब्लूम। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दी गई थी। बीएस ब्लूम भी इनको कई बार बोला जाता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। व्हेन ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कब दी गई थी, कब क्रिएट की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1956। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो आइए हम बात करते हैं बेंजामिन ब्लूम्स की जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी उसके बारे में। इनका पूरा नाम था बीएस ब्लूम, वैसे तो बीएस ब्लूम के नाम से इनको जाना जाता है, बीएस ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ओके, तो 1956 के अंदर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इनके द्वारा दी गई थी।
इन्होंने 3 डोमेन बताए थे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर। कितने डोमेन बताए थे? 3 डोमेन बताए थे। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो थी वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए दी गई थी, शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई थी। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके लिए दी गई थी। मतलब जो शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। शैक्षणिक उद्देश्य शिक्षा क्या होती है, लर्निंग क्या होती है? चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। तो बेंजामिन ब्लूम ने इसको क्लासिफाइड किया था कि किसी लर्नर का जो बिहेवियर जो चेंज होता है उसको हम 3 एस्पेक्ट से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं? फर्स्ट होता है कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड होता है अफेक्टिव डोमेन और एक होता है साइकोमोटर डोमेन। तो बेंजामिन ब्लूम ने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, शैक्षणिक उद्देश्य है, उनकी पूर्ति के लिए कि उनको कैसे अचीव किया जा सकता है, 3 डोमेन बताए थे कि किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी लर्नर की जो लर्निंग कैपेसिटी है या उनका जो चेंज इन बिहेवियर है, उनके बिहेवियर में हम चेंज ला सकते हैं। किसी भी बच्चे को हमने स्टडी कराना है, उसको पढ़ाना है, तो उसका जो बिहेवियर का चेंज होगा वो 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला होता है कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष। फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष वो पक्ष होता है जिसके अंदर नॉलेज की बात की जाएगी। मतलब बच्चे को किसी चीज को पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई थ्योरी टॉपिक पढ़ाते हो तो बच्चे को क्या करना होता है? उसको याद करना होता है। ठीक है, तो इस ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर बच्चे किसी चीज को क्या करते हैं? रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वो होता है ज्ञानात्मक पक्ष जो माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन। सेकंड होता है भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन, जो हार्ट से रिलेटेड होता है। मतलब बच्चों का ओवरऑल जो विकास है, डेवलपमेंट है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, उनके अंदर नैतिक गुण भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो डोमेन होता है वो होता है अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन के अंदर कैसे हम बच्चों को लर्निंग दे सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं, उसको किस में रखा गया? भावात्मक पक्ष के अंदर, जिसके अंदर फीलिंग और इमोशंस होंगे। ठीक है, ये हार्ट से रिलेटेड है। थर्ड था क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन, हैंड से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे बच्चा करके सीखेगा, मतलब प्रैक्टिकल करके सीखेगा। तो CTI या CITS या ITI के अंदर जो बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं वो सारे बच्चे क्या करते हैं? प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। तो ये होता है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो 3 डोमेन दिए गए थे बेंजामिन ब्लूम के द्वारा। चेंज इन बिहेवियर ऑफ लर्नर्स, चेंज इन बिहेवियर ऑफ लर्नर्स इज कॉल्ड लर्निंग। शिक्षा क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहार में परिवर्तन 3 पक्षों से आ सकता है। एक होता है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो बेंजामिन ब्लूम के द्वारा 1956 के अंदर टैक्सोनॉमी दी गई थी और कॉग्निटिव डोमेन को उन्होंने, हर एक डोमेन के अंदर उन्होंने एक लेवल बताए थे कि क्या क्या लेवल हो सकते हैं सीखने के। जैसे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर 6 लेवल थे, अफेक्टिव डोमेन के अंदर 5 लेवल थे, साइकोमोटर डोमेन के अंदर 6 लेवल थे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉग्निटिव डोमेन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की। हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है, जिसमें टोटल 6 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। लोअर ऑब्जेक्टिव से हायर ऑब्जेक्टिव की ओर ये हायरार्की बढ़ती है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। मतलब फर्स्ट ज्ञान, नॉलेज, सेकंड होता है कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड होता है एप्लीकेशन, फोर्थ होता है एनालिसिस, फिफ्थ होता है सिंथेसिस और लास्ट होता है इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये लोअर ऑब्जेक्टिव से हायर ऑब्जेक्टिव की ओर एक हायरार्की बढ़ती जाती है। कॉग्निटिव मतलब ज्ञानात्मक पक्ष। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम बात करते हैं नॉलेज। नॉलेज के अंदर क्या चीजें आएंगी? नॉलेज के अंदर आएंगी किसी चीज को याद करना। फॉर एग्जांपल थ्योरी टॉपिक्स के अंदर हमने किसी चीज की डेफिनेशन दी। फॉर एग्जांपल हमने ओम्स लॉ के बारे में बताया। ठीक है, टीचर ने ओम्स लॉ के बारे में बच्चों को बताया, तो फर्स्ट बच्चा क्या करेगा? ओम्स लॉ की डेफिनेशन को क्या करेगा?
याद करेगा, तो इससे क्या होगा, उसका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, नॉलेज के अंदर किसी भी चीज़ को क्या याद करना होता है, रिमेम्बर करना होता है। ठीक है, तो नॉलेज, डेफिनेशंस, किसी चीज़ की डेफिनेशन याद करना, स्टेट, किसी भी ऑब्जेक्टिव को याद करने के लिए क्या क्या उसकी क्राइटेरिया होते हैं उनको याद करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी स्टूडेंट को कहा कि हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया में कितने राज्य हैं। या फिर मैंने किसी बच्चे को कहा इंडिया की राजधानी क्या है। ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं। तो ये क्या होगा, ज्ञान होगा। क्या होगा, ज्ञान। मतलब किसी भी चीज को याद करना, डेफिनेशन उसकी याद करना, वो आएगा किसमें, ज्ञान में। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष की बात चल रही है अभी, तो ज्ञान माइंड से रिलेटेड है, बुद्धि से रिलेटेड है। तो किसी भी चीज को लेकर, याद करने को लेकर ज्ञान के अंदर चला गया, नॉलेज आ गया। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन यानी बोध, यानी समझ। बच्चे किसी भी चीज को याद करने के बाद उसकी एक समझ बनाते हैं अपने माइंड के अंदर। वो उस चीज को डिफाइन करने के लिए अपने वर्ड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे से हमने पूछा व्हाट इज ओमला, व्हाट इज ओमला, तो ज्ञान के अंदर क्या होगा, वो बच्चा जो डेफिनेशन उसने याद की है वो बच्चा उस डेफिनेशन को बताने लगेगा। वो हो गया उसका ज्ञान। बोध क्या होगा, हम उस बच्चे को बोलेंगे ओम्स लॉ को अपने वर्ड्स के अंदर डिफाइन करो, अपनी लैंग्वेज में बताओ। तो बच्चा अब क्या करेगा, जो ओम्स लॉ उसने याद किया वो अपने वर्ड्स के अंदर बताएगा। तो ये होगी उसकी समझ कि उस बच्चे ने उस टॉपिक को कैसे याद किया है, क्या समझ डेवलप की है। ठीक है, तो ये हो जाएगी क्या, कॉम्प्रिहेंशन, बोध। एप्लीकेशन यानी प्रयोग, वो उस नॉलेज को कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, वो उस नॉलेज को कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, वो होगा उसका क्या, एप्लीकेशन। ओम्स लॉ का कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, वो कहाँ पे उसको अप्लाई करेगा, वो होगा एप्लीकेशन। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज को पार्टों में डिवाइड कर कर अलग अलग स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी मोटर के बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मोटर का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक मोटर के बारे में अगर हम बच्चे को बताएंगे कि मोटर कैसे फंक्शन करती है। ठीक है, तो मोटर के अलग अलग पार्ट्स होंगे, स्टेटर होगा, ठीक है, उसके अंदर कोईल भी होगी। ठीक है, मोटर कैसे फंक्शन करती है, तो उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में बच्चा क्या करेगा, अध्ययन करेगा, उनका क्या फंक्शन होता है, हर एक पार्ट्स का अलग अलग, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस। मतलब किसी भी टॉपिक को, थ्योरी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके बारे में क्या करना, एनालिसिस करना, अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके उसको क्या करना, अध्ययन करना, एनालिसिस उसको बोलते हैं। संश्लेषण क्या होता है, उन सभी पार्टों को जोड़कर एक कंबाइंड आउटकम निकालना, संश्लेषण। ठीक है, तो जैसे मोटर के बारे में हमने पढ़ा, तो मोटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उनको क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो पढ़ने के बाद क्या होता है, मोटर आपस में और सभी पार्ट्स कनेक्ट हो गए, एक सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, यानी एक आउटकम निकालना कि मोटर कैसे काम कर रही है। ठीक है, ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ का कहाँ एप्लीकेशन हो रहा, संश्लेषण। ठीक है, तो संश्लेषण मतलब अलग अलग पार्ट्स में जो हमने डिवाइड करके स्टडी किया था उनको वापस जोड़कर एक कॉमन लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाना, वो होता है संश्लेषण। ठीक है, फिर होता है इवेल्युएशन, मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब जो आपने सीखा है, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, उसका मूल्यांकन करना कि वो ज्ञान सही है या गलत है, उसमें कुछ गलती तो नहीं है। इवेल्युएट करना मतलब अपना खुद का मूल्यांकन करना, या बच्चे को हम टेस्ट देकर या क्वेश्चन पूछकर हम उनका क्या करते हैं, मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो यह था क्या, कॉग्निटिव डोमेन, किस तरीके से हम बच्चे का ज्ञानात्मक यानी मतलब उनका जो ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है, मतलब जो कॉग्निटिव डोमेन है, कैसे हम किसी बच्चे की ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। टीचर बच्चे को पढ़ाते समय क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हो। कोई भी थ्योरी टॉपिक जो हम पढ़ाते हैं उसको पढ़ाने का क्या स्टेप बाय स्टेप लेवल होना चाहिए, जिससे बच्चा
अच्छे से उस टॉपिक को समझ सके। तो यह था क्या, कॉग्निटिव डोमेन। हमारे आईटीआई के अंदर, सीटीआई के अंदर जितने भी हमारे थ्योरी टॉपिक्स हैं, थ्योरी टॉपिक्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये सारे किस में आते हैं, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बच्चे की ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो ये हायरार्की दी गई थी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के द्वारा। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की ओल्ड हायरार्की है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें भी कुछ चेंजेस हुए थे, हम बात करेंगे। ठीक है, ये है ओल्ड हायरार्की। नई हायरार्की के अंदर कुछ चेंज हुए थे, वो हम बात कर लेंगे। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन ओल्ड, इसके हर एक एक्सेप्ट को जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है लेवल को, वो यहाँ पे मैंने पीडीएफ में दे दिया है। यहाँ से भी आप इसको स्टडी कर सकते हो। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सारा मैंने इस पीडीएफ में दे दिया है, हर एक लेवल का क्या डेफिनेशन होता है। अब हम बात करेंगे रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो थी वो रिवाइज हुई थी 2001 के अंदर। लेविन एंडरसन ने ये रिवाइज की थी। तो इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे। वो क्या चेंजेस थे, तो वो तो कुछ नाम इन्हों के चेंज किए थे, मतलब सेम है। और यहाँ पे इन्होंने ऊपर जाके इवेल्युएट और क्रिएट, यहाँ पे कुछ चेंजेस किए थे। देखो, ओल्ड वाली जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी, वहाँ यहाँ पे इवेल्युएट था लास्ट में, तो यहाँ पे इवेल्युएट था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इवेल्युएट को 5th नंबर पे ले लिया और क्रिएट को कहाँ कर लिया, लास्ट नंबर पे ले लिया। ठीक है, क्या डिफरेंस है देख लेते हैं हम। ओल्ड और न्यू वर्जन के अंदर क्या डिफरेंस है। ये ओल्ड वर्जन है, ये न्यू वर्जन है। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन। देखिए, नॉलेज को कैसे चेंज कर दिया, रिमेम्बरिंग, मतलब वही नॉलेज, मतलब किसी चीज को याद करना, तो उनको सिंपल वर्ड में उन्होंने और कर दिया, रिमेम्बरिंग, किसी चीज को याद करना। कॉम्प्रिहेंशन मतलब बोध, मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन मतलब अप्लाइंग, कहाँ पे अप्लाई कर। एनालिसिस मतलब सिंथेसिस को उन्होंने क्या कर दिया, क्रिएटिंग कर दिया। और इवेल्युएशन को कर दिया इवेल्युएटिंग। ये इन्होंने चेंज किया था इसके अंदर। ये आपको याद रखना है कि न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और ओल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है। लास्ट की जो स्टेप दिख रही है आपको, 2 स्टेप्स, वो इन्होंने चेंज की थी और इनके नाम में कुछ चेंजेस किए थे। इवेल्युएशन को इन्होंने इवेल्युएटिंग कर दिया और सिंथेसिस को क्रिएटिंग कर दिया। ठीक है, ये चेंजेस किए थे न्यू वर्जन के अंदर, मतलब सेम है। इनको वापस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, रिमेम्बर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग और एनालिसिस, इवेल्युएट एंड क्रिएट। ठीक है, ये आप देख सकते हो, पीडीएफ के अंदर मैंने दे दिया है ये। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एनएसक्यूएफ लेवल से क्या कोरिलेशन है। जैसे कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल है। अफेक्टिव डोमेन के इमोशनल बेस 5 डोमेन है। साइकोमोटर डोमेन एक्शन बेस्ड 6 डोमेन है। ठीक है, तो एनएसक्यूएफ लेवल से अफेक्टिव डोमेन, एनएसक्यूएफ मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, जो हमारे सिलेबस वगैरह जो होते हैं उनके लेवल जो डिसाइड किए जाते हैं एनएसक्यूएफ के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे नील नील नील, ठीक है, यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है किससे, एनएसक्यूएफ से। एनएसक्यूएफ की हम बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है नॉलेज बेस, इसका जो जितने भी हमारे कोरिलेटेड सब्जेक्ट है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये किससे डील करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन से। साइकोमोटर डोमेन जो होता है हमारा, उसमें ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जो है, वो किससे डील करेगी, साइकोमोटर डोमेन से डील करेगी। तो ये कोरिलेशन है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो 3 डोमेन थे, फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड अफेक्टिव डोमेन, थर्ड है साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो कॉग्निटिव डोमेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके ये जो 6 लेवल्स हैं, ये 6 लेवल्स आपको याद रखने हैं। अफेक्टिव डोमेन के लेवल्स भी आप याद रख सकते हो और साइकोमोटर डोमेन के लेवल भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये पीडीएफ में मैंने इसको अवेलेबल करा दिया है, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एसे टाइप टेस्ट। कौन सा टेस्ट जो है एसे टाइप टेस्ट भी कहा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो होगा ही, ओरल टेस्ट भी नहीं होगा, परफॉर्मेंस टेस्ट भी नहीं होगा। ऐसे टाइप में मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए टेस्ट। टेस्ट का क्या पर्पज होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है, टू चेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए लर्नर,
to encourage learners to study, to guide the learners by knowing their weak points. तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये सभी पर्पज होते हैं टेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का कौन सा डिसएडवांटेज है? देखो, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर बिल्कुल होता है, इजी फॉर स्टूडेंट्स टू स्कोर हाई मार्क्स बिल्कुल, ग्रेडिंग इज इजी ये भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीट विच शो द रिजल्ट ऑफ टेस्ट। ठीक है, जो टेस्ट का रिजल्ट शो करती है वो शीट कौन सी होती है? मार्कशीट, ग्रेड शीट, जॉब शीट। मार्कशीट होगी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है is a principle of learning which increase the students awareness of their own progress and motivates them to improve continuously। तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे आइडेंटिफाई द ब्लूम्स लेवल्स फॉर द स्टेटेड क्वेश्चन, डिफाइन पंचायत। देखो, ब्लूम्स ने जो टैक्सोनॉमी दी थी उसके अंदर फर्स्ट था नॉलेज, जिसमें हम किसकी बात करते थे? डेफिनेशन की बात करते थे। ठीक है, नॉलेज की हम बात करते थे, किसी चीज को याद करने की हम बात करते थे। तो डिफाइन पंचायत, डिफाइन आया मतलब डिफाइन करने वाली बात आ रही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नॉलेज। नॉलेज की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की 4 P's है, 4 P दिए गए हैं मार्केटिंग के। विच वन डील विद द हैविंग ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर ऑफरिंग। ठीक है, तो आप क्या ऑफर कर रहे हो उससे कौन सा P क्या करता है? डील करता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा व्हाट यू आर ऑफरिंग, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में बात की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्केटिंग की जो 4 P's है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ठीक है, ये चारों P's आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। चारों P दे देंगे, हो सकता है एक P ना दे और ऑप्शन में पूछ ले कि कौन सा P नहीं है मार्केटिंग का। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ठीक है, ये मार्केटिंग के 4 P's है, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्रिकपैट्रिक देयर आर 4 लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, ऑफ दीज फोकस ऑन नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड चेंज। ठीक है, 4 लेवल दिए गए थे इवैल्यूएशन के क्रिकपैट्रिक के द्वारा। कौन सा लेवल फोकस करता है नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड चेंज पे? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा लर्निंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लर्निंग। क्रिकपैट्रिक ने जो लेवल दिया था इवेल्युएशन का, 4 लेवल दिए थे क्रिकपैट्रिक ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। दिस मॉडल वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय डोनाल्ड क्रिकपैट्रिक इन 1959। क्रिकपैट्रिक ने जो इवेल्युएशन का मॉडल दिया था 1959 के अंदर, किसने दिया था? डोनाल्ड क्रिकपैट्रिक ने। ठीक है, बाद में ये अपडेट भी हुआ, इसका रिवीजन भी बनाए गए। 1975 में भी ये रिवाइज हुआ, 1993 के अंदर भी इसको क्या करा? रिवाइज किया गया। तो वो जो 4 लेवल थे क्रिकपैट्रिक के द्वारा दिए गए थे। इवेल्युएशन मॉडल है, मतलब मूल्यांकन, किसी भी स्टडी के अंदर, लर्निंग के अंदर आपको मूल्यांकन करने के लिए कठिनाई ना हो, आपको मूल्यांकन कैसे करना है, तो वो मॉडल दिया गया था क्रिकपैट्रिक के द्वारा, इवेल्युएशन कैसे करना है आपको। ठीक है, तो इसके 4 लेवल दिए गए थे। फर्स्ट था रिएक्शन, सेकंड था लर्निंग, थर्ड था बिहेवियर, फोर्थ था रिजल्ट और इम्पैक्ट। आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्रिकपैट्रिक इवेल्युएशन मॉडल। ठीक है, it is probably the best known model for analyzing and evaluating the result of training and educational program। ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग आपने प्रोवाइड की है, कोई एजुकेशनल प्रोग्राम आपने दिया है, कोई चीज आपने पढ़ाई है, तो उसका इवेल्युएशन कैसे करना है उसके लिए ये मॉडल दिया गया था, किसके द्वारा? क्रिकपैट्रिक के द्वारा। इसमें 4 लेवल थे। लेवल 1 था रिएक्शन, सेकंड था लर्निंग, थर्ड था बिहेवियर, फोर्थ था इम्पैक्ट। रिएक्शन मतलब कोई भी चीज अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसके क्या रिएक्शन है, आपकी ऑडियंस, आपके बच्चे, आपके लर्नर्स क्या उसका रिएक्शन दे रहे हैं। लर्निंग, वो उस चीज से कितना सीख रहे हैं। लर्निंग मतलब बच्चों ने उस ट्रेनिंग से, उस प्रोग्राम से क्या सीखा। थर्ड है बिहेवियर, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया। ठीक है, बच्चे अगर कुछ सीखेंगे तो ऑब्वियसली उनके बिहेवियर में चेंज आएगा। चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग। ठीक है, तो बिहेवियर में क्या चेंज आया, इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट क्या रहा। ओवरऑल लास्ट में जो आपने ट्रेनिंग दी, आपने जो प्रोग्राम
एग्जीक्यूट किया, जो आपने पढ़ाया बच्चों को, उसका लास्ट में आप क्वेश्चन पूछकर उसका एवेल्युएशन कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या रहा, बच्चों ने कितना सीखा। तो ये एक मॉडल दिया गया था किर्कपैट्रिक के द्वारा। अरेंज द 4 लेवल ऑफ ट्रेनिंग इवेल्युएशन फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट एज गिवन बाय किर्कपैट्रिक। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। किर्कपैट्रिक के द्वारा जो मॉडल दिया गया था उसको अरेंज कीजिए। फर्स्ट है रिएक्शन, सेकंड है रिजल्ट, थर्ड है जॉब बिहेवियर, फोर्थ है लर्निंग। तो फर्स्ट था रिएक्शन, तो ऑप्शन देखिए रिएक्शन कहाँ है, फर्स्ट रिएक्शन था। सेकंड क्या था हमारा, लर्निंग, बच्चों ने कितनी लर्निंग की है। तीसरा बिहेवियर उनका कितना चेंज हुआ, सी। और लास्ट में था बी, रिजल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यह था किर्कपैट्रिक का मॉडल एवेल्युएशन का। इसके बारे में डिटेल भी मैंने यहाँ पे पीडीएफ में दे दिया है। रिएक्शन के अंदर क्या क्या होएगा, लर्निंग के अंदर क्या क्या आएगा, बिहेवियर के अंदर क्या क्या टास्क आएंगे, और रिजल्ट के अंदर क्या क्या टास्क आएंगे। ठीक है, ये मैंने पीडीएफ में दे दिया है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, डिटेल आप पीडीएफ में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए लेवल ऑफ किर्कपैट्रिक 4 लेवल्स असेसमेंट मॉडल। देखो क्वेश्चन आ गया है, किर्कपैट्रिक 4 लेवल जो था उसके अंदर कौन सा लेवल नहीं है। देखो रिएक्शन था, लर्निंग था, बिहेवियर भी था, करेक्टराइजेशन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए डायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट। कौन सा डायरेक्ट मेथड नहीं है असेसमेंट का। टेस्ट होता है, ऐसे होता है, प्रेजेंटेशन भी होता है, सर्वेज नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो लेक्चर सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीटीआई वाले बच्चों के लिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, और इसका पीडीएफ आप परचेज कर सकते हो RS10 पे करके हमारे दिए गए नंबर पे। इसका स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सएप करोगे और इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यूनिट नंबर 7 तक हमने स्टडी कर लिया है। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक जो प्लेलिस्ट है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हो। यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहा है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी, और इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इजीली याद कर सकते हो। ओके साथियों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।